नमस्कार। हमारे यहाँ नेताओं का स्तर क्या है ये चुनावों में पता चल जाता है। चुनाव से पहले भी पता चल जाता है तो चुनावों के बाद भी, लेकिन चुनाव में जो भाषण दिए जाते हैं उनसे पता चल जाता है कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान जैसा है, हमारा देश जैसा है, उसके नेताओं का स्तर क्या है। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की एक महिला कैंडिडेट इमरती देवी को आइटम बोल दिया था और बहुत ही हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला था। इस पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई तो इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को एक सलाह देकर छोड़ दिया है। ये माना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है, इसलिए हम सलाह देते हैं, सलाह देकर छोड़ दिया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं महिलाओं के लिए भी, और वैसे भी जो जनरल जो वाद विवाद का स्तर है, सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, बार बाला, राहुल गांधी के लिए बछड़ा, सुनंदा पुष्कर, स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर, शशि थरूर की बीवी, मरहूम बीवी, उनके लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये दिखाता है कि हमारे नेताओं का स्तर क्या है। आज इसमें एक और इजाफा हुआ, वो ये कि सोमवार को, मैंने 2 दिन पहले, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। इलेक्शन स्पीच चल रही थी महनार वैशाली में 26 तारीख को। उसमें उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां 12वीं कक्षा तक पढ़ लेंगी, और जब पढ़ लेंगे तब ये प्रजनन दर नीचे आ जाएगा। प्रजनन दर माने बर्थ रेट, ये बढ़ती हुई आबादी को लेकर था। किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करते रहता है। क्या मालूम किसी को, बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां होगी तब बेटा हुआ। अब आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। उनका इशारा क्या है? सीधा साधा वो लालू यादव पर हमला कर रहे थे और राबड़ी देवी पर। सुनिए। इसी में यूरेका की भावना मेरे मन में आई और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे बहाने नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी पर निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बार हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। आप ये अपनी चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उसे भी सुनिए। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दे, कितनी भी उल्टी सीधी बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखानों पर वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी, उस पर बात नहीं करना चाहते। और हमने बोला है, उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर वो ऐसी बोली बोलते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं कि हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये चुनाव का मुद्दा है कि किसके कितने बच्चे थे। और हाँ, एक वो इकबाल के पुराने शेर है, एक ही लाइन याद आ रही मुझे, दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। तो इसको अगर हम इस पर लागू करें बिहार पर, तो बिहार किसी की बपौती नहीं है, चाहे वो लालू यादव परिवार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो। राज्य है, लोग हैं, राज्य लोगों का होता है। क्या ये मुद्दे रह गए हैं? ये स्तर रह गया है कि 8-8, 9-9 बच्चे, जर्सी गाय, इमरती देवी को आइटम। मुझे यकीन है कि मैं इंदिरा गांधी के टाइम के बाद से तो देख रहा हूँ उन सबको, बहुत से लोग जो आज भी हैं, उससे पहले के जो नेता थे, मुझे नहीं लगता कि कभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों, सरदार पटेल ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों, और तो और कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उस दौर के नेता और आज ये स्तर है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहा था शायद, भारत दुर्दशा देखी ना जाए।
जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम जब अदालतें करने लगे हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकारों पर आता है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके एक फैसले में जस्टिस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा है कि जो एंटी काउ स्लॉटर कानून है, जो गोहत्या के रोकने वाला कानून है, उसके खिलाफ जो है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं कि जो कानून है उत्तर प्रदेश में उसका इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया जा रहा है कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है इस कानून के ज़रिए। एक रहमुद्दीन, उनको बेल देते हुए, ज़मानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि ये जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनको मैं कोट कर रहा हूँ, The act is being misused against innocent persons. Whenever any meat is recovered, it is normally shown as cow meat, that is beef, without getting it examined or analyzed by the forensic laboratory. इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है बेगुनाह लोगों के लिए। जब भी कहीं पर भी मीट मिलता है, मांस मिलता है, तो उसको नॉर्मली दिखा दिया जाता है कि ये तो गो मांस है या बीफ है। इसको बिना चेक करवाए किसी फॉरेंसिक लैब से उसको कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में मीट को एनालिसिस के लिए भेजा ही नहीं जाता, तो जिस पर ये इल्ज़ाम लगता है वो जेल में पड़े रहते हैं वो लोग, और एक ऐसे गुनाह के लिए जो शायद उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है। उसके बाद जस्टिस सिद्धार्थ बोलते हैं कि जो गौशालाएं हैं वो ऐसी गाय को या गायों को नहीं लेती हैं जो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और जो दुधारू नहीं रही, जो दूध नहीं देती हैं। तो ये ऐसी गायें, इनको छोड़ दिया जाता है, सड़कों पर घूमती हैं और गांव के इलाकों में तो ये लोगों के खेतों में घुस जाती हैं, ठीक है। और जो जिनकी गाय बूढ़ी हो गई हैं वो इस डर से दूसरे राज्यों में नहीं ले जा सकते कि रास्ते में इनको पकड़ लिया जाएगा, लिंचिंग हो जाएगी। दरअसल जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये लाइफ स्टॉक जो होता है, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जब खरीदी जाती है तो तब से लेकर जब तक वो दूध देती रहती है गाय या भैंस, तो उसका दूध घर के काम भी आता है, बेचने के काम भी आता है। तो घर की अर्थव्यवस्था में वो बहुत अहम रोल अदा करती है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनको बेच दिया जाता है। उसके बाद जो चमड़ा उद्योग है हमारा, जिससे हमारे चमड़े के पर्स, जूते, ये सब कुछ बनता है, ये वहाँ भेज दी जाती है। इनका चमड़ा वहाँ काम आता है, तो उसकी भी कीमत मिलती है, बेचने पर भी कीमत मिलती है किसान को। उसी पैसे से या कुछ और डाल के वो फिर नया जानवर ले लेता है। इसके जो गलत इस्तेमाल इसका हो रहा है, इसकी वजह से वो सारा जो चक्र है, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चक्र जो है, उसमें बहुत बड़ी बाधा आई है। बहरहाल तो आगे जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा है कि कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा कि या तो गौशालाओं में इन गायों को रखा जाए, और अगर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा अगर इस कानून का सही पालन करना है तो। वैसे आपको बता दें कि करीब 1 लाख टन बफेलो मीट, बफ जो होता है, भारत उसका उत्पादन करता है, हमारे भारत में पैदा होता है, बेचा जाता है। 2019 में भारत ने करीब 10,50,000 टन बीफ उसको एक्सपोर्ट किया था। ये बफ होता है, दरअसल भैंस का होता है, गाय का नहीं, उसको एक्सपोर्ट किया गया। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि भारत 5वां सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और उसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन नाम का जिक्र किया था 2014 के चुनाव में, तो पिंक रेवोल्यूशन लगातार धड़ाधड़ हो रही है। सबरंग इंडिया का कहना है, उसके सोर्सेज का कहना है कि अल कबीर एक्सपोर्ट्स है, उसके जो मालिक हैं वो सब्बरवाल परिवार है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स है, मालिक हैं कपूर परिवार है। MKR फ्रोज़न फूड्स एक्सपोर्ट्स है, दिल्ली की कंपनी है, एबर्ट परिवार है। अल नूर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट है, इसके सूद परिवार है इसका। AOB एक्सपोर्ट्स, ये स्लॉटर हाउस है ये, और OP ये अरोड़ा परिवार की है। स्टैंडर्ड फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट्स, ये कमल वर्मा है, वर्मा परिवार है ये, और यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में इनका स्लॉटर हाउस है। तो पिंक रेवोल्यूशन कौन कर रहा है, और इसको सीधा साधा मुसलमानों से जोड़कर देखा गया है। तो यही आज बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की कि जो एंटी काउ स्लॉटर लॉ है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल मैंने दाढ़ी का जिक्र किया था, शुरुआत अपने से की थी कि दाढ़ी बढ़ाने का मकसद
डबल चिन छुपाना होता है अमूमन। उसके बाद जब थोड़ी बहुत बढ़ती है तो लोग मान लेते हैं कि या तो ये बेरोज़गार शख्स है या किसी अपने टूटे हुए दिल को सहला रहा है। थोड़ी और बढ़ती है तो उसे पत्रकार, बुद्धिजीवी और फ्रेंच कट हो तो और पाइप साथ में हो तो उसको डिप्लोमेट भी मान लिया जाता है। थोड़ी और बढ़ती है तो फिलोसोफर होगा, दार्शनिक होगा, चिंतक होगा, ये माना जाता है। और जब और बढ़ती है तो उसको फिर गुरु या सन्यासी मान लिया जाता है। दिक्कत हमारे यहाँ ये हो रही है, लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सेवक या तो परीक्षा पास करके आते हैं, इम्तहान पास करके सेवक बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स, IAS हो, IFS हो, सेंट्रल सर्विसेज हो, IPS हो, जो भी हो, और या दूसरे सेवक जो चुनाव के रास्ते से आते हैं, वो सेवक हैं, वो जवाबदेह हैं। उनको कभी भी सन्यासी या गुरु मानने की गलती नहीं करनी, उनके प्रवचन नहीं सुनने, उनसे सवाल पूछने होते हैं। बहरहाल ये कल का सबक था, ये आगाह करना ज़रूरी था, तो मैंने बताना ज़रूरी समझा कि जो भी पब्लिक सर्वेंट बनकर आया है, चाहे वो चुनाव के ज़रिए आया हो, चाहे वो इम्तहान के ज़रिए आया हो, उसको गुरु या सन्यासी नहीं मानना। उनको जवाबदेह बनाना है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनका प्रवचन नहीं सुनना है, उनसे ज्ञान नहीं लेना है। वो गुरु नहीं है, वो आपके सेवक हैं। तो ये बात ज़रूरी मुझे लगा कि दोहरानी चाहिए, इसलिए दोहरा दी। हमेशा की तरह आज के शो का समापन एक कविता से, आज मैं गज़ल सुना रहा हूँ आपको। मैं हैरान हूँ कि इतना बढ़िया बेहतरीन उम्दा काम उर्दू में हो रहा है। ये युवा नौजवान शायर हैं, वैभव बेखबर नाम है इनका, वैभव बेखबर। तो इनका कहना है, सो रहे फुटपाथ पर कुछ आशियानों के लिए, सो रहे फुटपाथ पर कुछ आशियानों के लिए, लोग लाखों दरबदर हैं 4 दानों के लिए, लोग लाखों दरबदर हैं 4 दानों के लिए। स्कूल पढ़ने जाएं बच्चे, दाल रोटी खाएं सब। शायद उस दौर की बात करें जब दाल रोटी को गरीब का खाना माना जाता था। आजकल तो वो भी मुहैया नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो। स्कूल पढ़ने जाएं बच्चे, दाल रोटी खाएं सब, वालिदों ने ज़िंदगी दी कारखानों के लिए। मुल्क के बनकर मुलाजिम आए थे बाज़ार में, मुल्क के बनकर मुलाजिम आए थे बाज़ार में, नौकरी करते हैं साहब बेईमानों के लिए। बेसबब सी ख्वाहिशें बेजार ना कर दे तुम्हें, खामखा की ख्वाहिशें, बेसबब सी ख्वाहिशें बेजार ना कर दे तुम्हें, छोड़ मत देना ज़मीं, छोड़ मत देना ज़मीं उन आसमानों के लिए। आज सच के साथ तुम आए नहीं तो बेखबर, बेखबर कवि का नाम। आज सच के साथ तुम आए नहीं तो बेखबर, कौन फिर आवाज़ देगा बेजुबानों के लिए, कौन फिर आवाज़ देगा बेजुबानों के लिए। सो रहे फुटपाथ पर कुछ आशियानों के लिए, लोग लाखों दर बदर हैं 4 दानों के लिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।